कि अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, यहाँ पर हो सकता है कि वेरी फ्यू नंबर लिख दें। इन छोटी छोटी चीजों से क्या होता है, अपना पूरा एनसीईआरटी में पूरा वहाँ पे जब अपन पढ़ेंगे तो नॉर्मल निकल जाएंगे पढ़ के, लेकिन वहाँ पे कंफ्यूज होंगे। जैसे ऑप्शन मिलेंगे ना तो ऑप्शन सब एक जैसे लगेंगे, ये था या ये था, एक वर्ड चेंज हो जाएगा बस। जैसे कि अपन पढ़ते हैं उधर क्लास 11 की एनसीईआरटी में पढ़ते हैं तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ईटीएस वगैरह सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करता है, कहाँ पे कौन सी चीज होती है, कहाँ से आयन कहाँ पे जा रहा है। तो इन सब चीजों में अपने को फोकस करना होता है, छोटी छोटी चीजों पे। जो मेजर चीजें वो सबको आती हैं, क्योंकि टीचर ही उसी को फोकस करता है। इसमें एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें, कोई भी टीचर मैं बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं पढ़ा सकता। कोई भी टीचर ये दावा कर रहा है कि मेरे नोट से एनसीईआरटी 100% कवर है, तो वो कभी नहीं हो सकती। जब तक खुद नहीं पढ़ोगे आप एनसीईआरटी को, एक एक लाइन नहीं पढ़ोगे, तब तक एनसीईआरटी नहीं होगी। क्योंकि बहुत से छोटे छोटे वर्ड से टीचर भी छोड़ देते हैं। वो मेन मेन चीज पढ़ा देंगे, कट्टे समझने के लिए पढ़ा देंगे, लेकिन तुम जब पढ़ोगे ना तो हर बार पढ़ोगे तो हर बार आपको एक या दो क्वेश्चन नया मिलेगा जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। जितनी बार पढ़ोगे एनसीईआरटी, मैं एंड तक पढ़ रहा था, लास्ट वाले दिन भी मैंने एक दिन में दोनों एनसीईआरटी कवर की थी, पूरी 11वीं 12वीं की। हमारे टाइम पे फुल थी एनसीईआरटी, शॉर्ट नहीं हुई थी। तो मैंने उस टाइम भी मुझे 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे मिले जिनमें मैं ध्यान नहीं दिया था, लास्ट वाले दिन भी। तो ये सब चीजें अपने को जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नए क्वेश्चन मिलेंगे। ये तो कभी होता नहीं कि हमारी तैयारी पूरी है, तैयारी कभी पूरी नहीं होती। एनसीईआरटी का आप जितना पढ़ोगे उतना कम है, लगातार पढ़ते जाना है और हर छोटी छोटी चीज पे फोकस करना है अपने को, करना है छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देके। और साइड से लिख लेना अगर याद नहीं रह रही। इस साइड से एक्स्ट्रा चीज लिखने के लिए नहीं होती कि तुमने एक्स्ट्रा लिखे जा रहे हैं अपन लोग, या आउट ऑफ सिलेबस है उसको लिखे जा रहे हैं कि सर ने पढ़ाया। ये होती है उसी चीज के लिए, एनसीईआरटी के अंदर की चीजें यहाँ पे पुट करने के लिए। एक बार अच्छे से पढ़ लिया आपने, फिर इसको जितना स्कैन करना है, मतलब क्या होता है, अब एक बार पढ़ ली, हो सकता है एक बार और पढ़ लो थोड़ा आराम से, फिर अगली बार क्या करना है आपको, जिन जिन वर्ड में फोकस किया पूरा ऐसे पढ़ के जाना, जिन वर्ड में फोकस किया आपने, अंडरलाइन किया, उसको दोबारा देख लिया, ऊपर नीचे लिखा है, और पढ़ के जल्दी जल्दी निकलना है अपने को, फिर रुकना नहीं, टाइम नहीं देना है। जितनी बार मल्टीपल पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो। तो रिवीजन स्ट्रेटेजी भी आपकी यही होनी चाहिए, एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद एक बार अच्छे से पढ़ लो, एक बार अगर फिर भी लग रहा है कि याद नहीं रह रही, एक बार और पढ़ लो अच्छे से दोबारा से, और फिर उसके बाद जल्दी जल्दी निकाल लो अपने को। पूरा निकालना ही पड़ेगा आपको, स्कैनिंग करनी ही पड़ेगी पूरे की। जितनी बार आप रिवीजन निकालोगे इसका उतना ही कम है, जितना पढ़ सकते हो उतना कम है एनसीईआरटी। ये भी पढ़ना होता है। मैं जब गया था तो मेरी समरी भी 10-12 बार हो चुकी थी, समरी का रिवीजन बोल रहा हूँ। तो इसमें भी हर जगह से, हर समरी में एक या दो क्वेश्चन ऐसे भी अंदर नहीं दिए हुए हैं, जैसे कि अभी इसी में बता दूं। देखो इसमें अभी अपना क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें टाइमिंग दी हुई है, टाइमिंग अंदर नहीं दी हुई है, इसमें नहीं लिखी हुई है एनसीईआरटी। Inability to conceive, produce children even after 2 years of unprotected sexual coercion is called infertility। अंदर कहीं नहीं लिखी हुई है। अब बोलो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, और आप सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो ऐसे बहुत सारी चीजें। और ये जो क्वेश्चन है ना, इसको भी सॉल्व किया था, देखना इसमें ही बताऊं। अभी वाला क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ गोनाड्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन। इस स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है या ट्रू है? रिमूवल ऑफ गोनाड्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन। बताओ स्टेटमेंट सही है गलत है? एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सरसाइज में, और अगर ये आपके एग्जाम में आता है, शायद ही कोई टीचर ही बताया होगा, कहीं नहीं बताते। आप बोलोगे आउट ऑफ एनसीईआरटी है। क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ गोनाड्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन। ये सही है या गलत है बताओ? ये ट्रू है। आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में उसको यूज कर सकते हो जिसका आप रिवर्सिबल कर सको, सबसे ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर आप नहीं दिमाग लगा रहे हो और आपने ये लाइन पढ़ी है तो आपको ये पता चल जाएगा इसी क्वेश्चन को पढ़ने से कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। नहीं पता, आपको नहीं समझ, ज्यादा दिमाग लगा रहे हो तो इसमें लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ गोनाड्स कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन बाय। मतलब स्टेटमेंट सही है, उसके बाद रीजन पूछ रहे हैं आपसे। स्टेटमेंट सही है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये छोटी छोटी चीजें ना, बस यही यहाँ पे सिलेक्शन की वो होती हैं, छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं, इसमें से पूछा जाता है, ये सारे आंसर दिए हुए हैं। और इसके अंदर जो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो मेन, उसमें भी छोटे छोटे वर्ड से फोकस करना है। ये हेट्रोजाइगस को आप अगर अंडरलाइन कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता शायद कोई बच्चा गलत करेगा जो कॉम्पिटिशन में है, एक्चुअल कॉम्पिटिशन में है। ये सब सही करके आएंगे। अगर आप सिर्फ अंडरलाइन पुनः स्क्वायर कर रहे हो, आप एंड में यही पढ़ के जा रहे हो और अंदर का नहीं देख रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीजें तो सभी कर देंगे सॉल्व। दिक्कत होगी जो आपको सिलेक्शन है वो 300 नंबर तक, यहाँ पे सब 300 तक सब ले आते हैं लगभग, जो एवरेज बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन उसके आगे बढ़ाने में दिक्कत आती है। और सिलेक्शन वही उन्हीं का होता है। 30-40 नंबर अपन बैक आए सिलेक्शन से, अपना कोई डायग्राम है ना, उसमें देखना होता है कौन सी चीज कहाँ पे लेवलिंग की हुई है और क्या समझा रखा है उन्होंने। उसमें वो नहीं करना होता, स्टडी नहीं करना है अपने को, कुछ अलग से बना के देखना है, कुछ करना है। डायग्राम को जो अपना लिखा हुआ है ना समझना, अच्छा ये वाली स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर है, याद रखना है जो स्ट्रक्चर कहाँ दी हुई है,
और बहुत बार क्या होता है अपने एनसीईआरटी पढ़ते हैं क्लोज स्ट्रक्चर रहते हैं याद नहीं रहता है, तो उसको याद कर लो ऊपर ये नीचे है, समझ में नहीं आता ना, उधर अपने को डायग्राम मिलेगा परसेंटेज अपने को याद रखना है। जैसे कि अपने अपने एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, तो अपने परसेंटेज याद नहीं रखते, अपने रख देते हैं कौन ज्यादा है कौन कम है, लेकिन अब सीधे सीधे परसेंटेज पूछा जा रहा है, एक दो बार पूछ चुके हैं शायद। तो ये सब परसेंटेज वगैरह छोटी छोटी चीजें ना, ये सब अपने को याद रखनी है। यहाँ पे कौन सा प्लस साइन के साथ क्या दे रहा है ये भी पढ़ना होता है, जैसे कि अपना हमेशा ये कैलकुलेशन रहता है नीचे दिया रहता है, इन सब चीजों पे फोकस करना है, ये परसेंटेज पे फोकस करना है। ये सब चीजें मेन होती हैं जो अपने को अलग बनाती हैं नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं। नॉर्मल स्टूडेंट तो कर ही रहे हैं ना ये सब चीजें, तो नॉर्मल पढ़ रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, मेन मेन चीज उन्हें भी पता है, लेकिन अपने को छोटी छोटी चीजों पर फोकस करना है सिलेक्शन लेने के लिए। समझ में आ रहा है? इस तरह से अपने को करना है पूरी एनसीईआरटी को एकदम अच्छे से, जो अपने जहाँ पे भी दिया हुआ है, जो डेट्स वगैरह दी हुई है, डाटा दिया हुआ है, वो एकदम अच्छे से रखना है। इकोलॉजी है जहाँ भी जो भी डाटा है एकदम अच्छे से याद रखना है, पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है अपने को, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो सीधे मार्क्स होते हैं अपने एग्जाम के लिए। अपने को नीट में सिलेक्शन लेना है, अपने को वो नहीं बनना कि ज्यादा नॉलेज रख के सामने वाले के बोलते तुझे ये आता है तुझे ये आता है, अपने को सिर्फ नीट में सिलेक्शन लेना है। नॉलेज तो अपने एमबीबीएस है ना पूरी 5 साल पढ़ना आराम से। अपने को अभी क्या है फोकस किस पे करना है, अपने को नीट पे फोकस करना है। नीट में क्या आता है वो पढ़ना है, अभी नॉलेज लेना है तो एमबीबीएस करना 5 साल, जो पढ़ना है वो पढ़ना जो कर सकते हो। अभी अपने को जैसे कि अपना एक क्रोमोसोम और एक जीन वाला दे रखा है, तो इसमें जो एक लाइन एक जैसे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस इन लाइंस में, जब ये स्टेटमेंट आएंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे किसके लिए दिया है ये लाइंस। ये लाइंस अपने को वहीं की वहीं याद होनी चाहिए, ये दे रखी है ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस इन दोनों लाइनों में, तो याद होनी चाहिए कौन सी लाइन किसकी दी है। और ऐसा कुछ लाइन आपको लग रहा है कि बार बार कंफ्यूज हो रहा है, समझने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो उन लाइन को याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, पहले कोशिश करो समझ लो, जितना समझ सकते हो समझ लो, नहीं याद हो रहा उनको याद कर लो, एक दो लाइन, एक दो लाइनें होती है मुश्किल से एक चैप्टर में याद करने, तो कर लो फिर उन्हें। अभी इसका साइज देख लो, ये सब चीजें एक ही छोटी छोटी चीजें देखना, अगर मान लो यहाँ पर नहीं लिखा है अब डायग्राम में देखो साइज में डिफरेंस तो नहीं है, ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा देखते चलो, बड़ी इजीली हो जाएगा एकदम। ये सब चीजें में देखना फोकस करना, ये सब चीजों में कौन से स्ट्रक्चर क्या शो कर रहा है। अपने को एनसीईआरटी से बात नहीं पता, एनसीईआरटी में इतना दे रखा है ना, इसको पढ़ोगे ना जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार कम है, आपको लगे कितना कंटेंट दे रखा है इसमें। और इसके आप अच्छे से कोई नोट्स बनाने बैठेगा ना तो 4 या 5 चले जाएंगे इसमें। तो अंदर नहीं दी हुई है अपनी, जो अंदर दी हुई है सेम चीजें, तो उस पर अपने को नहीं करना है। जो समरी में पहली बार या फिर लाइन ऐसा है कि अंदर दिया हुआ है लेकिन समरी में थोड़ा अलग वे से दिया हुआ है, अगर एग्जाम में वो सेम लाइन समरी से आ गई तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे, और थोड़ा लाइन को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है तो फिर उस लाइन को अंडरलाइन कर लेना है। भले सेम डाटा हो लेकिन क्या है हो सकता है कि इसमें कॉम्प्लिकेटेड वे में लिख दी हो, तो फिर वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे। और वो ऐसे क्वेश्चन देंगे अपने को, क्यों देंगे, सिलेबस ऑलरेडी बहुत रिड्यूस कर दिया तुम्हारा सभी सब्जेक्ट का, और वो नॉर्मल पेपर ही ऐसे दे दिया तो वो कैसे डिफरेंस करेंगे नॉर्मल बच्चों को, और आपको कैसे सिलेक्शन होगा सबके। जो नेचुरल बी कलेक्टेड पोलन इन कौन से में गोल्डन पोर्ट्स होता है, सिल्वर पोर्ट्स होता है, कॉपर पोर्ट्स होता है, क्या होता है, ये क्वेश्चन बन जाता है सीधा सीधा। इन जगह पे भी फोकस करना है अपने को। समझ में आ रहा है कौन से पोर्ट्स में अपन इसको क्या करते हैं, कोटेड करते हैं, तो क्या होता है टिनी गोल्डन पोर्ट्स, टिनी वर्ड्स पे फोकस करना है। हो सकता है वो लार्ज दे दें, टिनी ना दें, गोल्डन ना दें, सिल्वर दे दें, तो इन छोटे छोटे वर्ड्स पे फोकस करना है। टिनी हुआ, स्मॉल हुआ, इन सब चीजों में फोकस करोगे तो अपना हो जाएगा। इन सब चीजों को कोई नहीं पढ़ता है, और अब आजकल वो देंगे ये सब चीजें, समझ रहे। और ये लेवलिंग एकदम अपन जो कर रहे हैं ना लेवलिंग, पहले समझो पूरा क्या क्या लिखा है, और आपको लग रहा है कि यहाँ पे मान लो कोई भी पास पास स्ट्रक्चर है, तो हो सकता है अगर कोई एक स्ट्रक्चर पूछी नहीं समझ में आई, जैसे न्यूक्लियस और एम्ब्रियो सेगमेंट में क्या पता यहाँ तक नहीं किया, तो याद रख लो कौन ऊपर है कौन नीचे। हो सकता है कि वहाँ पे ये पूरा बहुत बार होता है कि बाय मिस्टेक पूरी लाइन नहीं आती अच्छे से, पास पास आ जाता है, तो ऊपर नीचे का याद रखो कौन क्या दे रखा है, लेवलिंग कैसे दे रखी है। पूरा इतनी बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं पड़ती इन चीजों को, आप इतना रिपीट करो चीजों को अपने आप याद हो जाती हैं। कुछ चीजें अपने याद नहीं करते ना फिर भी याद हो जाती है। आप इतने बार कुछ पेज भी याद हो जाते हैं कभी कभी, तो ये कौन 90% अटेम्प्ट करने के लिए मैंने बायो में मैंने क्या किया था, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, मुझे कॉन्फिडेंस था कि बायो मेरा अच्छा है इस बार, एनसीईआरटी पढ़ गया था, तो मुझको वहाँ पे एक डर लग रहा था कि कहीं कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो कि नोट वगैरह ना हो, तो हर क्वेश्चन को डबल एक बार चेक करता था, क्रॉस चेक करता था। तो 90 मिनट्स लिया था मैंने, क्वेश्चन में जल्दी सॉल्व हो जाते, मेरे पास टाइम था तो मैंने दोबारा क्रॉस चेक करता गया सारे क्वेश्चन को। मैंने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर है मुझे कन्फर्म पता है, फिर मैं उस क्वेश्चन को एक बार और देखा कहीं इसमें नोट तो नहीं लिखा है, कहीं इसमें कोई ऐसा वर्ड तो नहीं लिखा कि जिसके वजह से आंसर चेंज हो जाए, तो लगा कि नहीं है, फिर कंफर्म है, तब फिर दोबारा टिक कर दिया। जब पढ़ रहा हूँ ना तो उसको एक बार और देख लेता हूँ कहीं इसमें नोट तो नहीं है, या फिर कुछ ऑप्शन में नीचे तो दिक्कत नहीं है, तो मैं सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए थे। मैं सेक्शन भी सॉल्व किया था, वही पूरा सॉल्व किया था, तो उसमें ही मैं सोच रहा हूँ कि कौन से आंसर लगाऊं, सारे आंसर सही लग रहे थे मुझे, सारे ही आ रहे थे उसमें, तो उसके बाद मैं लगाया सारे, एकदम आराम से पढ़ के लगाया था बायो में। एक बार अगर बायो अपना पूरा कर रहे हो आप,
एग्जाम दे रहे हो वहाँ पे और आपको कॉन्फिडेंस है, कंफर्म पता है आपको कि 360 कंफर्म है, कोई नहीं रोक रहा अपने, उधर ही आपको कॉन्फिडेंस आ गया बायो में, तो आगे वाला पोर्शन अपने आप अच्छा हो जाएगा, कोई गलती नहीं होती। और आपको लग रहा है कि बायो आप कर रहे हो उसमें भी डाउट आ रहा है, तो आपका क्या कॉन्फिडेंस डाउन होता जाएगा एग्जाम तक, तो आप फिजिक्स में ही पूरा कर दोगे गलत और केमिस्ट्री में भी गलत करते जाओगे जब कॉन्फिडेंस डाउन है। जब आपका एंड हो रहा है और आपको लग रहा है कि आपका 360 कंफर्म है, कोई नहीं रोक रहा है, तो आपको पता है आपका सिलेक्शन हो गया है, 360 बायो में आ रहे हैं तो फिर आप केमिस्ट्री को भी और ज्यादा उससे करोगे। थोड़ा आराम आराम से किया मैंने, ऐसे जल्दबाजी में नहीं किया कि बायो 30 मिनट में बायो निकाल लिया मैंने मानो, तो क्या करूंगा बाकी टाइम में बैठ के। कुछ बहुत अवार्ड तो मिलता नहीं कि टाइम अपने क्वेश्चन जल्दी पेपर सॉल्व कर लिया तो कुछ अवार्ड मिले उसका टाइमिंग का, ऐसा कुछ होता नहीं है अपने साथ। आराम से मिलो 3 घंटे 20 मिनट मिल रहे हैं अब तो तुम्हें, हमारे टाइम में 3 घंटे थे तो उसमें भी सॉल्व कर लिया था मैं। यहाँ पे तो आपको बायो में क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, कोई गलती नहीं करनी, असर्शन आ रहा तो असर्शन पढ़ो, कोई देखो उसमें कोई एक वर्ड तो नहीं है उसका रीजन है या नहीं है, ये तुम अच्छे से पढ़ के करना है क्वेश्चन को सॉल्व। और जो पता है अपने को डाटा बेस है उस पर नहीं रुकना है, जहाँ पर अपने को लग रहा है थोड़ा भी कंफ्यूजन वहां पर रुकना है, फिर दोबारा पढ़ना है क्वेश्चन को। और जो मैच ऑफ द कॉलम होते हैं वहां पर तो क्या होता है, एक ऑप्शन या दो ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, फिर आगे बढ़ जाना है, फिर पूरा नहीं करना है, आपको कॉन्फिडेंट हो हाँ इसका ही होगा, आगे बढ़ गए। ठीक, इस तरह से अपने को सॉल्व करना है और टाइम देना है, बायो में जल्दी नहीं करना कि 30 मिनट से 20 मिनट में बायो खत्म कर ली, कुछ नहीं होने वाला अगर क्वेश्चन गलत हो गए तो, क्वेश्चन सारे सही करना है, इस पर फोकस रखना है अपने को। ठीक? और पूछो बायो में कुछ। और जैसे जो अपन बहुत से टॉपिक होते हैं जो भूल जाते हैं, इसकी बार भी रिवाइज करो, मतलब कम ही लगता है, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए जो भी अपने टॉपिक भूल रहे हैं, देखो ये होता है कोई चैप्टर अपन पूरा कभी नहीं भूलते, चैप्टर में कभी पूरा चैप्टर टफ नहीं होता। अपन जब भी बायो पढ़ते हैं कोई एक पोर्शन होता है, वो लाइन ऐसी होती है कॉम्प्लिकेटेड होती है, उनको नहीं समझ में आती है, बार बार भूलते हैं उन लाइन्स को, क्या जैसे कि अपन जेंडेक्स वगैरह में पढ़ते हैं तो उन लाइन को साइड से लिख लेना होता है अपने को, जिन लाइन को अपन भूल रहे हैं, या फिर हो सकता है उस लाइन का आपको फ्लो डायग्राम वगैरह कुछ हुआ अच्छा सा तो साइड में ऐड कर लो एनसीईआरटी में। जिन लाइन को दिया जिस टॉपिक को आप भूल रहे हो, पूरा चैप्टर कभी नहीं भूलते अपन, पूरा चैप्टर तो होता ही नहीं है ना टफ, कुछ एक पोर्शन टफ होता है उसमें, मान लो साइकिल है तो वो टफ होगी, ये सब चीजें टफ होती है तो उसको साइड से लिख लो अपने, और उसमें जो अंडरलाइन करना है उसको अंडरलाइन करो एक दो लाइन को, और बाकी साइड से लिख लो अपने फॉर्म में जैसे याद रखना है। साइड में इसीलिए जगह दी रहती है, उन्हीं चीजों को लिखना होता है जो अपन भूल रहे हैं, उन चीजों पे ऐसे पूरा चैप्टर तो कभी टफ होता ही नहीं है, टफ होता है एक पोर्शन, उस पोर्शन थोड़ा टफ वाला पोर्शन कौन सा है मेरा, पढ़ता नहीं था पहले, एक बार देखता था इस समय कौन सी जगह कौन सा पोर्शन है जहाँ पर मुझे दिक्कत आएगी, जो मुझे दिक्कत आती है हर बार, मैं उसको अंडर पेन से लेता लिख लेता, इसको मुझे दोबारा देखना है, तो सबको जल्दी जल्दी पढ़ता था, जब भी वो पोर्शन आता उस पर रुक जाता था मैं, या फिर जहाँ से मेरे क्वेश्चन बार बार टेस्ट में गलत हो रहे हैं तो जो ही मेरा पोर्शन होता था ना उस पर रुक ही जाता था मैं। और हर चैप्टर में मेरा एक या दो कुछ लाइनें होती थी जहाँ पे मुझे रुकता था, अब मैंने अंडरलाइन कर रखी थी, ऐसे लिख रखा था साइड से, यहाँ पे मुझे रुकना है, जल्दीबाजी में नहीं करना है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या मुझे टफ लग रहा है, तो हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा पोर्शन होता है कि यहाँ पर थोड़ा टफ होता है, पूरा चैप्टर कभी टफ होता ही नहीं है अपना, तो अपने को इस तरह से करते जाना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी कीजिए आपने? प्रीवियस ईयर लगाना है अपने को, जो भी एनसीईआरटी बेस आए हैं, जो एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, अगर आप बहुत पुराने लगाओगे तो उनको ज्यादा वो नहीं करना है, फोकस नहीं करना है, या फिर जहां से भी आपको एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन मिल रहे हैं, जितने भी मिल रहे हैं कहीं से भी मिल रहे हैं एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, और ऐसा है कि अपने टेस्ट तो दे ही रहे हैं अपन, इसके अलावा किसी और कोई कोचिंग के अगर आपको लग रहा है कि एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट है कभी बैठे हो तो दे दो, ठीक है। और आउट ऑफ एनसीईआरटी चीज आ रही है किसी भी टेस्ट में आ रही है, ज्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक है, वो तो एग्जाम में नहीं आ रही, नंबर कम हो रहे हैं अपने डाउन हो रहे हैं तो हम सोचते हैं कि नंबर डाउन हो गए एनसीईआरटी से, तो वहां तो एनसीईआरटी से आएगा ना, तो फिर क्या कहते हैं नंबर डाउन होते तो अपने अदर सोर्स पे चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, ये सारे स्ट्रक्चर वगैरह पूरा देखना है अपने को, ये अंदर नहीं दिया है, ये एबव और इसमें देखना है, एंथ्रेडियम बिलो होता है और ये सब स्ट्रक्चर से देखना होगा अपने को, अंदर नहीं लिखा है तो अच्छी बात है, और अंदर नहीं लिखा हुआ है तो आपको कैसे देखना है, स्ट्रक्चर में लिख रखा है, ये एबव दिखाया है ये बिलो है, ये सब देखना पड़ेगा आपको, समझ में आ रहा है। इसके स्ट्रक्चर में ध्यान रखना है, एंथ्रेडियो 4 का ऐसा स्ट्रक्चर है, स्कॉर्पियो 4 का ऐसा स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं आप ट्रिक बना लो, एबव बिलो जो भी आप छोटी छोटी चीजें भूल रहे हैं ना उसकी जैसा हो सकता है वैसे ट्रिक बना लो, जो आपको लगे ऐसी भी ट्रिक हो, जैसा भी आप कोरिलेट कर पाओ, कुछ किसी की डेट ऑफ बर्थ से कर पाओ तो डेट याद रख लो, ऐसे जैसे भी बना सकते हो ट्रिक बना लो अपने लिए, ये सब चीजें जैसे क्रोमोसोम नंबर करना ये सब याद करना, इन सबको याद करना होता है अपने को एकदम अच्छे से, ये सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं, आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है, कोई दिमाग में नहीं लगता इन क्वेश्चन में। काफी एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो उनको याद करने के लिए कोई ट्रिक यूज कीजिए या फिर मल्टीपल टाइम्स करने से आपको सारे याद होते हैं? मैं ट्रिक यूज की थी कुछ जहाँ में कंफ्यूज होता था, कुछ एलगी वगैरह में क्या होता था मेरे साथ जब मैं पढ़ता था ना, तो कभी रेड एलगी मेरी ब्राउन एलगी मुझसे कुछ ऐसा होता रहता था मेरे साथ, हो ही जाता था,
और रेड एल्गी में होता था जैसे केराजिन वगैरह होता ना कि कौन क्या प्रोड्यूस कर रहा है मैं वही भूल जाता था। तो मैंने इसकी ट्रिक बनाई थी, जैसे कार वगैरह करके बनाई थी, ये पूरा एक बना लिया था। और ट्रिक भी ऐसी होती थी कि ट्रिक याद ना करनी पड़े, पूरा का पूरा ट्रिक जब बना रहे हो ना तो ये याद ना करना पड़े ट्रिक किसकी है। ट्रिक में वो वर्ड्स भी आ जाए जिसकी वो ट्रिक है, तो ट्रिक ऐसी बनाओ। और आप ट्रिक ऐसे बनाए जा रहे हो बहुत ज्यादा, तुम वहां पर सोच रहे हो ट्रिक किसकी थी, तो कोई मतलब नहीं इस ट्रिक का, और ट्रिक ही याद करनी पड़ रही है। ट्रिक ऐसी बनाओ कि उसमें वो जिस टॉपिक की ट्रिक है वो भी आ जाए साथ में, जो वर्ड्स। तो बनाई थी मैंने ट्रिक, मेरे से नहीं हो रहा था कुछ यहाँ, तो बार बार गलत हो रही थी। एक टेस्ट में, टेस्ट किस लिए होते हैं अपने, टेस्ट इसलिए होते हैं जो चीजें गलत हो रही हैं उन्हें फोकस करना है, जो टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको एक बार देखना है। ठीक। Thanks. चलो।